वेलकम। आज फिर हम आपके लिए 10th का एक और वीडियो लेके हाजिर हैं। गोली दर्पण में प्रतिबिंब रचना के जो नियम हैं वो और प्रतिबिंब किस हिसाब से बनते हैं, इनके बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। पहले गोली दर्पण प्रतिबिंब रचना के नियम, तो 4 नियम आपकी बुक के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। बेसिक 3 ही होते हैं, एक और प्लस में है, तो 4 नियम दिए हुए हैं। एक एक नियम को अपन समझेंगे और उसके आधार पे अपन किस प्रकार से चित्र बनेगा ये देखेंगे। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि गोली दर्पण की बात हमने करी थी, तो गोली दर्पण 2 प्रकार के बताए थे, अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण। अवतल जिसका तल दबा हुआ हो, है ना, वो अवतल, मतलब जिसकी परावर्तक पृष्ठ दबी हुई हो वो अवतल। उत्तल जिसकी परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई हो वो उत्तल। ऐसा हमने पहले बताया था। तो हम दोनों के लिए देखेंगे, उत्तल और अवतल के लिए। तो जो पहला नियम है आपका, पहला नियम अपन समझाएं उससे पहले मैं एक बार पुनः वापस आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि अपन ने पहले वाले वीडियो में गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो भी हमने देखी थी। तो गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, मान लीजिए आपका ये हमने लिया है, ये तल दबा हुआ है इसका, तो ये कौन सा हुआ, अवतल। अब अवतल का ये मुख्य अक्ष था, ये ध्रुव था, हैं, और ये इसका वक्रता केंद्र था, ये इसका फोकस था। इस टाइप की परिभाषाएं हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखी थी। यदि आप लोग इसी वीडियो पर नए आए हैं तो पहले के वीडियो दोनों आप देख लीजिए, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी। तो पहला नियम जो कहता है कि अवतल दर्पण के लिए यदि हम बात करें तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण इस दर्पण के ऊपर आपतित होती है, जैसा ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर यदि प्रकाश किरण इसके ऊपर आके टकराती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। ये आपका पहला नियम, फोकस से होकर गुजरेगी जाएगी। तो ये आपके अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम कि अवतल दर्पण में यदि ऐसा होगा। यदि उत्तल की बात हम करें, उत्तल दर्पण की बात करेंगे, तो उत्तल दर्पण में हम कैसे करते थे कि आपका जो है इस पृष्ठ के ऊपर अपन पॉलिश कर देते थे, और यहाँ पर इस टाइप से आपका जो होता था वो यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र हुआ करता था और यहाँ पर आपका फोकस हुआ करता था। ये मुख्य अक्ष है, ये P हुआ करता था। तो इसके ऊपर भी मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है आपका, तो इसके समानांतर आती हुई प्रकाश किरण ऐसे समानांतर आएगी। तो ये प्रकाश किरण, समानांतर आती हुई प्रकाश किरण, अब ये टकराने के बाद में ऐसे जाएगी कि हमको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ऐसा हमको लगेगा कि इधर से आ रही है, मतलब ये टकराने के बाद ऐसे जाएगी यहाँ से। तो दोनों नियम आपको क्लियर होना चाहिए। नियम तो एक, पहला नियम दोनों दर्पण के लिए क्लियर होना चाहिए कि अवतल दर्पण की जब हम बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण में हम बोल रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और उत्तल दर्पण की बात करेंगे, या उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में ऐसा लगता है हमको यहाँ से आ रही है ना, ऐसा प्रतीत होता है। तो देखिए ये पहला नियम मैंने आपको इस पे लिखा हुआ है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये अवतल दर्पण से मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, या उत्तल दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, या उत्तल दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये पहला नियम जो है ये आपको याद रखना है, इसका पहला नियम है और इस तरीके से इसको समझना है कि मुख्य अक्ष के अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष से समानांतर आती हुई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, और अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण फोकस से जाती हुई दिखेगी, प्रतीत होगी। ये अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये पहला जो लॉ है वो हमने आपको समझा दिया। अब दूसरा नियम, इसका दूसरा नियम ये कहता है कि यदि मुख्य, जैसे हमने बोला कि समानांतर आती हुई प्रकाश किरण है फोकस से होके जाएगी, यदि फोकस से होके जाएगी तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि वो समानांतर हो जाएगी। तो पहले हम इधर देखें, पहले अपन देखें वही किसके लिए, अवतल के लिए देखें, अवतल के लिए देखा, अवतल के लिए देखा तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया।
अब दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, मान लीजिए आपका यहाँ से फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हुई है, तो फोकस पे होके आपतित होना मतलब आप जो है दोनों के अंदर बात कर लीजिए उसकी, कि यहाँ से आई, इधर से ले लो छाया, ये मुख्य फोकस से होकर आपतित हुई है, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाएगी। ऐसे मुख्य अक्ष के फोकस से होकर यदि दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। या उसकी बात करें किसकी, ये तो अवतल की बात हुई, उत्तल की बात करें तो उत्तल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तल में अपन क्या बनाते हैं, उभरा तल बनाते हैं। ये उभरा तल बनाया, ये इसका मुख्य अक्ष बनाया, ये फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है इसका। तो यदि इसके ऊपर जो है प्रकाश किरण कैसे आ रही है कि फोकस से आती हुई प्रतीत, फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है मतलब अपने को यहाँ से डॉट डॉट करके बताना है कि ऐसे आएगी ये, तो यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है ऐसे इसके ऊपर, है ना। तो इस टाइप से आ रही है कि अगर ये नहीं होगा तो ये फोकस पे आती हुई, तो फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये आपका काय के लिए, उत्तल के लिए, ये उत्तल के लिए और ये अवतल के लिए। तो देखिए दूसरा नियम पहले नियम का जस्ट उल्टा। पहला नियम क्या कहता था, पहला नियम कहता था कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आती है तो फोकस से होकर जाती है। दूसरा क्या कह रहा कि यदि फोकस से होकर आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम। उत्तल के लिए भी ऐसे ही है, उसमें प्रतीत होता था, इसमें भी प्रतीत होता वर्ड लगाना है कि मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम भी हमने आपको इसमें बता दिया। अब बात कर लेते हैं तीसरा नियम की। इसका जो तीसरा नियम है, थर्ड लॉ जो है इसका, उसकी बात कर लेते हैं कि तीसरा नियम ये कहता है कि यदि आपका जो है कि कोई भी गोली दर्पण हुआ, उत्तल या अवतल, उसके वक्रता केंद्र से होकर और यदि प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, मान लीजिए ये आपका फिर से हमने लिया, ये कौन सा है, अवतल है, ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात भी वह वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। उसी मार्ग पर लौट जाएगी मतलब यहाँ से ये चली, ये आई, ये वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से अगर ये ऐसे होकर इसके ऊपर आ रही है तो यहाँ से परावर्तित होकर ये वापस इधर ही आ जाएगी। ये आपका जो है तीसरा नियम है। ये हमने बताया अवतल दर्पण के लिए। अब ऐसे कैसे आप उत्तल दर्पण के लिए देख लीजिए। उत्तल दर्पण के लिए भी हम क्या करते हैं, ऐसा उत्तल दर्पण बनाते हैं, और इसमें यहाँ पर आप फोकस ले लेते हैं, यहाँ पर आप वक्रता केंद्र ले लेते हैं। तो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली, इसमें क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली, मतलब वही बात, प्रतीत होने वाली बात जहाँ हुई तो पहले अपन इसको मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है तो ये टकराने के बाद वापस इधर से ही चली जाएगी। वक्रता केंद्र पर अगर आ रही है तो ये टकराने के बाद वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी। तो ये आपका तीसरा नियम हो गया। तो देखो फिर से बता देता हूँ, पहला नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, पहला नियम। दूसरा उसका उल्टा कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर और दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरा नियम कि यदि कोई प्रकाश किरण उसके उसके वक्रता केंद्र से होकर और दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। तो तीसरा नियम हमने लिख रखा है, अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये तीन नियम बेसिक नियम हो गए। एक और चौथा नियम आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको नियम कह सकते हैं अपन, लेकिन एक और चौथा जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो दिया हुआ है कि आपतित किरण
और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर ध्रुव पर यदि आपतित होती है तो वो समान कोण बनाती है। तो देखिए जैसे आपका बात करें अपन काई की अवतल दर्पण की बात करें तो ये अवतल दर्पण है आपका, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये पॉइंट ध्रुव है, ये पॉइंट आपका फोकस है और ये पॉइंट आपका वक्रता केंद्र है। तो हम बात कर रहे हैं कि यदि इस ध्रुव के ऊपर कोई आपतित किरण आ रही है इस प्रकार से, यदि यहाँ पर आ रही है और ये जो कोण बना रही है ना, उतने के उतने कोण से ये वापस इस तरफ परावर्तित होकर निकल जाएगी। मतलब ये कोण आई और ये आर, क्योंकि ये तो जो आपका मेन नियम है परावर्तन का वही नियम है कि आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये वाला भी चौथा नियम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चौथा नियम ये भी है, इसको भी आप उपयोग ला सकते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर आपका वो उसका भी देख लीजिए, आप सब देखा है तो फिर ये भी देख लीजिए। ये क्या है इस टाइप से, यहाँ पर ये आपका मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष से ये आपका आपतन बिंदु है, तो आपतन बिंदु पर यदि इस टाइप से प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो ये परावर्तन के पश्चात वापस इधर जाएगी, ये आई इक्वल टू आर। तो ये चारों जो नियम थे, चारों नियम हमने अच्छे से आपको डिस्कस करके और चित्र से आपको समझा दिए। एक बार पुनः मैं चारों नियम को ओरली आपको बता देता हूँ। पहला नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। गुजरेगी मतलब अवतल दर्पण, प्रतीत होगी मतलब उत्तल दर्पण। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर और दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है या समानांतर होकर जाती है। तो तीसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर मुख्य दर्पण पर आपतित होती है वक्रता केंद्र से, तो वापस वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। और चौथा जो है कि यदि ध्रुव के ऊपर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है और वहाँ से वो परावर्तन करती है तो जो उसका आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है वो आपस में बराबर होता है, आई इक्वल टू आर होता है। तो ये आपका जो है कुछ बेसिक नियम थे प्रतिबिंब रचना के, वो हमने आपको बताए। अब आगे जो है हम इसी के अंदर अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब हम जो है अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियों के अंदर अलग अलग अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अपन अलग अलग स्थिति पर रखें और उसके सामने जो प्रतिबिंब निर्माण कहाँ होगा, उन चारों नियम की सहायता से जो अभी हमने देखे हैं उन नियम की सहायता से प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेंगे, इसके विषय में आपके बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 181 पर। उस टेबल का पूरा फॉर्मेशन अपन यहाँ पर एक एक स्थिति लेकर हम समझाएंगे। तो देखिए कोई इतना बड़ा वो नहीं है, यदि आप ढंग से देखेंगे तो बहुत आसानी से आप वो टेबल ऑटोमेटिक फॉर्मेशन कर सकेंगे। मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये अवतल दर्पण हमने लिया है, अवतल दर्पण लेके और इसके पॉइंट हमने क्लियर कर दिए हैं कि ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो फोकस है उस फोकस का लेंथ अपन इतना लें और उससे आगे उतना ही लेंथ लेके अपन और वक्रता केंद्र ले लें। कहने का मतलब जो पीसी है जिसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी से दुगनी होती है। ये ध्यान रखें कि मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि हमने 5 सेंटीमीटर लिया है या 10 सेंटीमीटर लिया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम निरूपण करेंगे तो हमारे जो कहने का मतलब ये है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो है इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है कि आपकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से डबल होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि प्रतिबिंब की जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ अपन कैसे लें। तो सबसे पहले वस्तु को रखेंगे हम। तो वस्तु को रखने की मैं कंडीशन आपको बताता जा रहा हूँ, ऑटोमेटिक आप देखोगे कि कहाँ कहाँ रखना है अपने को और कितनी स्थिति बनेगी, अपने आप आएगी। एक यहाँ तक मान लीजिए आपका मुख्य अक्ष लिया हुआ है, तो एक पहली कंडीशन है कि वस्तु अनंत पर रखी हुई हो। वस्तु कहाँ रखी हुई हो? अनंत पर। पहली बार हम कहाँ रखेंगे? अनंत पर। दूसरी बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ पर रखेंगे। दूसरी कंडीशन में हम वस्तु को दूसरी कंडीशन में कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। पहली कंडीशन में अनंत पर, दूसरी कंडीशन में अनंत और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे।
तीसरी कंडीशन में ठीक वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तीसरी कंडीशन में कहाँ रखेंगे? ठीक वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चौथी कंडीशन में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, चौथी स्थिति में, है ना। और पांचवी स्थिति में कहाँ रखेंगे? फोकस पर। पांचवी स्थिति में ठीक फोकस पर रखेंगे। पांचवी स्थिति में हमने फोकस पर रखना है। और छठी स्थिति, लास्ट स्थिति, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, यहाँ रखेंगे छठी स्थिति में। तो 6 स्थितियाँ आपकी बन रही है। पहली स्थिति में वस्तु कहाँ रखी हमने? अनंत पर। दूसरी स्थिति में कहाँ रखी? अनंत और इसके बीच में, ये अनंत पर है। पहली स्थिति में कहाँ है? अनंत पर। दूसरी स्थिति में अनंत और सी के बीच में, सी मीन्स वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति में ठीक वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवी स्थिति में ठीक फोकस पर। और छठी स्थिति में फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ये 6 स्थितियाँ अपन कहाँ रखेंगे? वस्तु की स्थिति करके यहाँ पर अपन 6 ही कंडीशन रख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ से अगर आप देखते हुए चलोगे तो मैं आपको प्रतिबिंब की स्थिति भी बता देता हूँ। सारणी अपने आप बनती जाएगी, सारणी भरा जाएगी, कैसे क्या रहेगा वो भी अपन देख लेंगे। लेकिन एक सारणी भरने का जो तरीका है कि वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ये नीचे जो बता रहा हूँ ये फोकस है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, यहाँ बनेगा फोकस पे, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। फिर वस्तु जब कहाँ रखेंगे अपन? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। तो कहने यहाँ से वस्तु को अपन ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। वस्तु को ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ रखी, फिर 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 यहाँ रखी। तो वस्तु को अपन इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं मुख्य अक्ष पे। तो जो आपका प्रतिबिंब है वो स्टार्टिंग प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। शुरुआती प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे। अब क्या करेगा? जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वो इस तरफ बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखें। अनंत पर है तो यहाँ बनेगा, फिर आप यहाँ लिए तो यहाँ बनेगा कहीं, फिर आप वक्रता केंद्र पर लिए तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, फिर आप कहाँ लिए? यहाँ लिए तो यहाँ बनेगा, और लास्ट में आप कहाँ इस पे गए? फोकस पे गए, फोकस पे गए तो अनंत पर बनेगा। तो ये स्थितियाँ ऐसे बनती जाएगी। एक स्थिति जो छठी वाली स्थिति है, इसके अंदर अपन देखेंगे कि वो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। तो वो छठी वाली स्थिति एक स्पेशल केस रहेगा, वो अलग से रहेगा। बाकी 5 स्थिति जो स्टार्ट किए उसमें आप वस्तु को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हो, प्रतिबिंब इस तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। अभी ये जो है आपने जो मैंने बताया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको या फिर उतार लें और इसको देखें आप। इसके आधार पे अपन जो है पूरी सारणी तैयार करेंगे, ठीक है। तो पहला केस देखें अपन। सभी स्थितियां चाहे तो यहीं से अपन लिख सकते हैं। स्थिति पहली कहाँ है? वस्तु कहाँ पर रखेंगे? सबसे पहले नंबर 1 पर अनंत पर रखेंगे, है ना। पहली स्थिति अनंत पर रखेंगे। दूसरा कहाँ रख रहे हैं? अनंत और सी के बीच, इन्फिनिटी व सी के बीच, ये दूसरी स्थिति बनी, ठीक है। तीसरी स्थिति में कहाँ रख रहे हैं अपन? वक्रता केंद्र पर, सी पर रख रहे हैं तीसरी स्थिति में। चौथी स्थिति में कहाँ रख रहे हैं? सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच, सी और एफ के बीच रख रहे हैं। पांचवी कंडीशन में कहाँ रख रहे हैं? पांचवी कंडीशन में एफ पर, फोकस पर रख रहे हैं। और छठी कंडीशन में, लास्ट कंडीशन में कहाँ रख रहे हैं? एफ व पी के बीच। तो ये 6 स्थिति मैंने इससे आपसे चित्र से बना दी है। अब अपन एक एक करके इनकी प्रतिबिंब की स्थितियां देखते जाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। निश्चित रूप से मैंने कहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर है तो मैंने क्या बोला है? कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो फोकस पर बन जाएगा प्रतिबिंब। कैसे बनेगा वो अभी सब बता दूंगा मैं। फोकस पे बन रहा है। फिर सेकंड स्थिति में क्या है? इन्फिनिटी और सी के बीच में, इन्फिनिटी और सी के बीच मतलब यहाँ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच, है ना। सी व एफ के बीच बन रहा है। फिर तीसरी कंडीशन में क्या है? सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा है? सी पर, तो सी पर वक्रता केंद्र पर बन रहा है। फिर चौथी कंडीशन क्या है? सी और एफ, सी और एफ के बीच में है वस्तु, सी और एफ के बीच में है, तो अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका? सी व अनंत के बीच, सी व इन्फिनिटी के बीच, है ना। सी व इन्फिनिटी के बीच यहाँ बन रहा है, तो सी और इन्फिनिटी अनंत के बीच में बन रहा है। फिर आप कहीं भी पहुँच गए पांचवी कंडीशन में एफ पर, मतलब इधर से आपने स्टार्ट किया,
तो ये आपका अनंत पर था, तो ये पहली कंडीशन। ये दूसरी कंडीशन इन्फिनिटी और सी के बीच में था, तो ये दूसरी कंडीशन। ये तीसरी कंडीशन, ये चौथी कंडीशन, और ये आपकी पांचवी कंडीशन। तो चौथी कंडीशन आपकी क्या है, सी और एफ के बीच में जो वस्तु रखी है, सी और एफ के बीच में वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और अनंत के बीच में। पांचवी कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी है आपकी, फोकस पर रखी है, फोकस पे रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, अनंत पर, ये अनंत पर। अब एफ और बी के बीच की बात है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, दर्पण के पीछे बनेगा वो। अभी लास्ट वाला ये वाली कंडीशन हमको स्पेशल लगेगी, बाकी ये है। अब हमको देखना है प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए जितने भी प्रतिबिंब दर्पण के इस तरफ बन रहे हैं, है ना, दर्पण के इस तरफ बन रहे हैं, मतलब इधर बन रहे हैं, ये सब इधर ही बन रहे हैं पांचों, तो ये पांचों वास्तविक होंगे। तो शुरुआत के जो है इनकी स्थिति जो है वास्तविक, दूसरी भी वास्तविक, तीसरी भी वास्तविक, चौथी भी वास्तविक, और पांचवी भी अनंत के इस तरह भी बन रहा है ये, तो ये भी क्या हुआ, वास्तविक हुआ, वास्तविक। छठा केस अभी हमने छोड़ दिया है, छठे केस की बात जब अपन बनाते जाएंगे उसी टाइम करेंगे। अच्छा, अब बचा गया आपका प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार बचा है, तो प्रतिबिंब के आकार की हम बात करें तो जो फोकस पे जब बनेगा, जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। तो फोकस पे जो बन रहा है वो छोटा होगा, है ना, बिंदु आकार का होगा या छोटा होगा। ये आपको अगर थोड़ा सा भी बताऊंगा मैं, ये बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का है, और उल्टा होगा, बिंदु आकार का और उल्टा होगा। अब जब आप इधर से चलोगे, आप इधर चल रहे हो, तो जैसे जैसे आप इस तरफ चलते जाओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु से छोटा है, यहाँ वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पर वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा, और फिर ये भी वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ ये जो दोनों स्थितियाँ रहेगी, उसमें ये जो स्थिति रहेगी इसमें आपकी वस्तु के आकार से छोटा, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार से छोटा या वस्तु से छोटा, है ना, सी पर बराबर हो जाएगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा। सी से जब आप आगे बढ़ोगे, इस तरफ आओगे, प्रतिबिंब में से यहाँ तक तो बराबर हो गया। अब इधर जैसे आया, आप ये दो कंडीशन में वस्तु से बड़ा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वस्तु से बड़ा, और उल्टा तो सभी में रह रहा है, इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है। तो उल्टा और वस्तु से छोटा, उल्टा और वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा और उल्टा, और वस्तु से बड़ा। अनंत पर बनेगा ये भी वस्तु से बड़ा ही बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये सारणी भरने का तरीका मैंने आपको बिगर उसके भी बता दिया कि किस तरीके से इस फ्रेम से हम पूरी टेबल का ये मैकेनिज्म हम तैयार कर सकते हैं, सिर्फ छठी कंडीशन को छोड़कर। तो अब ये तो मैंने तैयार करवा दिया है। अब इसको एक एक करके हम चेक करेंगे कि जो हमने भरा इस मैकेनिज्म से वो सही है या नहीं है। ये हम एक एक करके और फिगर बनाते जाते हैं और उसको चेक करते जाते हैं। ठीक है, ये अगर आपने नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, इट्स ओके। चलिए अब अपन एक एक करके बात करते जाते हैं कि कहाँ कहाँ स्थितियाँ हैं और कैसे कैसे इसके निर्माण हो रहे हैं। ये सब आप सारणी चेक करते जाना, जो अपन ने भरी वो मिलेगी आपको। तो पहली स्थिति में हम देखते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण है उसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है। ये अवतल दर्पण है, फटाफट बता दूंगा मैं आपको। ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। वस्तु अनंत पर रखी हुई है, ये वस्तु जो है कहीं पर अनंत पर रखी हुई है। अब यहाँ से जो प्रकाश किरण आती है, समानांतर प्रकाश किरण मान लीजिए आ रही है आपकी, कहीं पे भी आपकी वस्तु इस टाइप से अपन ने बता दिया कि ये जो वस्तु ए बी वस्तु है, और इससे यदि समानांतर प्रकाश किरण इसके ऊपर आ रही है, समानांतर प्रकाश किरण आ रही है, मान लीजिए एक प्रकाश किरण ये आ रही है, दूसरी प्रकाश किरण आपकी ये आ रही है, अनंत पे है वस्तु, तो ये प्रकाश किरण दोनों आ रही है। तो पहला नियम लगता है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के ऊपर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाती है, फोकस से होके जाती है। तो यहाँ से टकराने के बाद ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होके गुजरेगी, है ना। और ये वाली भी कहाँ से जाएगी, आपकी फोकस से होके गुजरेगी। जहाँ ये प्रकाश किरणें आपस में टकराती है वहाँ प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो जो वस्तु अनंत पर पड़ी हुई है उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, उस वस्तु का प्रतिबिंब
फोकस पे बन रहा है और छोटा सा बन रहा है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे बिंदु आकार का बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? फोकस पे। तो पहला पॉइंट आप चेक कीजिए, वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे। कैसा बन रहा है? बिंदु आकार का, और दर्पण के इस तरफ बन रहा है, इसलिए वास्तविक बन रहा है। ओके, तो ये पहला पॉइंट आपका हमने चित्र के द्वारा क्लियर किया। चलिए अब सेकंड पॉइंट आप देख लीजिए फिर से। अब वस्तु को अपन क्या कर रहे हैं? वस्तु को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, इधर से इधर ला रहे हैं, इधर से इधर ला रहे हैं, मतलब ये आपका जो है अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और यहाँ अनंत है। पहले अनंत पे रखा, अब अनंत से आगे मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में यहाँ वस्तु को रखा हमने, ये AB, ये वस्तु है आपकी, है ना। दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी और C के बीच, यहाँ रखा इन्फिनिटी और C के बीच। अब इससे एक तो वही कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण जाएगी, है ना। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से लौटेगी? तो हम बोलते हैं कि फोकस से होके जाएगी। तो ये फोकस से होके हमने गुजार दी उसको, है। अब दूसरी प्रकाश किरण जो है वो इसके वक्रता केंद्र से होके जाएगी। तो वक्रता केंद्र से होके निकालो आप दूसरी प्रकाश किरण को, वक्रता केंद्र से होके और निकालो। तो वक्रता केंद्र से होके निकाली हमने इसको, ये इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है। तो वक्रता केंद्र से होके और इस दर्पण के ऊपर ये आपतित होती है, वक्रता केंद्र से होके आपतित होती है। तीसरा नियम है, तो क्या होता है? परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में चली आती है। तो दोनों यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो A है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर A' बन रहा है। इससे ऊपर की तरफ यदि आप लेओगे यहाँ पर, तो ये आपका जो है ये B' हो गया। तो A' B' प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है। कहाँ प्राप्त हो रहा है? C और F के बीच में। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना प्राप्त हो रहा है, मतलब छोटा प्राप्त हो रहा है। किधर प्राप्त हो रहा है? इस तरफ प्राप्त हो रहा है, तो वास्तविक है। तो देखिए सेकंड कंडीशन अपन चेक करते हैं कि वस्तु कहाँ है? C और इन्फिनिटी के बीच में, C और इन्फिनिटी के बीच में है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? C और F के बीच में, C और F के बीच में बन रहा है। वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और इस तरफ बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है। करेक्ट। तो ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन आपकी ये हो गई, है ना। अब तीसरी कंडीशन में कहाँ आएगी? देखो वस्तु यहाँ आ जाएगी, है ना। तीसरी कंडीशन में वक्रता केंद्र पे आ जाएगी, जो चित्र मैंने आपको पहले बनवाया उसके हिसाब से अपन आगे चलें। तो जो तीसरी थर्ड कंडीशन है आपकी, थर्ड कंडीशन क्या है? इस टाइप से आप जो है अवतल दर्पण बनाएं, अवतल दर्पण बना के, और ये आपका ध्रुव, ये आपका F, ये आपका C, और वस्तु कहाँ रखी हुई है? अब C पर, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तो वही बात है कि एक प्रकाश किरण तो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर इसके ऊपर आपतित होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी। तो वो कहाँ से जाएगी? टकराने के बाद, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर है, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो ये आपका फोकस से होके जा रही है। और दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर इसके ऊपर आपतित होती है। दूसरी प्रकाश किरण हम बोल रहे हैं कहाँ से होके जा रही है? फोकस से होकर। तो दूसरी प्रकाश किरण यदि अपन इसके ऊपर फोकस से होकर यहाँ पर आपतित करवाएं, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? ये है, परावर्तन के पश्चात ये यहाँ थोड़ा सा आप इसको लेंगे, तो परावर्तन के पश्चात ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ इसके दोनों पॉइंट मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ से आपका ये आपका आ जाएगा A' B'। ये आपका AB थी वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब आ गया A' B'। इसके अंदर एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई जो फोकस से होके आई, पहला नियम। दूसरा नियम, फोकस से होके गई तो मुख्य अक्ष के समानांतर हुई, और दोनों जहाँ मिली वो A'। तो ये प्रतिबिंब देखो कहाँ बना? प्रतिबिंब भी C पर ही बना, और वस्तु के बराबर बना। AB जितना है, जितना बड़ा है, ये भी उतना ही बड़ा है। तो तीसरा वाला पॉइंट देखें, C पर, प्रतिबिंब भी C पर, बराबर, उल्टा और वास्तविक। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया है। देखिए 3 स्थितियाँ और अपने पास बच गई थी, तो ये तीनों स्थितियों को वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने पहले से बना दिया है। मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपकी कंडीशन थी, चौथी कंडीशन, कि जब वस्तु कहाँ हो? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो,
तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हमने वस्तु रखी है, तो इससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और फिर फोकस से होके जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाश जो वक्रता केंद्र है इससे होके जाएगी और वापस लौटेगी। इन दोनों जहाँ मिलेगी वो ये पॉइंट रहेगा, यहाँ से आप प्रतिबिंब बनाएंगे ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब सी और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। नेक्स्ट कंडीशन जो है कि एफ पर वस्तु फोकस पर हो। तो जब वस्तु फोकस पर है तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी जो फोकस से होकर वापस आएगी, है ना, और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाश वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो वापस इसी मार्ग पे आएगी। तो ये दोनों जो है वापस इधर अपन देखते हैं तो ये कहीं पे भी इनका मिलना नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये मिलेगी तो वो कहाँ मिलेगी, अनंत पर जाके मिलेगी। अभी यहाँ तक तो मिल नहीं पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ मिलेगी, आपकी अनंत पर मिलेगी। तो जब वस्तु यदि फोकस पर है ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे, और बड़ा ही बनेगा निश्चित रूप से। तो वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, और दर्पण के इधर ही बन रहे हैं सब, तो ये भी वास्तविक रहेगा। अब जो मैंने छठी कंडीशन आपको बताई थी, जो स्पेशल कंडीशन है छठी कंडीशन, कि वस्तु फोकस व पी के बीच में है, एफ व पी के बीच में है। तो देखिए ये आपका पी है और ये आपका एफ है, इसके बीच यदि वस्तु रखी है हमने ए बी, तो यहाँ से एक प्रकाश किरण इसके ऊपर आप देखेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है और वापस इसी मार्ग में लौटा दी है, इधर हमने वापस इसको भेज दी। दूसरी जो है वो चौथा रूल यहाँ पे फॉलो करवा रहे हैं कि ए से जो ध्रुव के ऊपर आपतित हो रही है और ये उतना के उतना परावर्तन कोण बनाते हुए आर बनाते हुए वापस निकल रही है। अब यहाँ अगर आप देखें स्थिति, तो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण कहीं से कहीं तक ये इस तरफ मिलने वाली नहीं है, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ जब आप बढ़ाते हो तो ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ ए डैश है और ये इसका वस्तु का प्रतिबिंब हुआ। तो प्रतिबिंब तो निश्चित रूप से बड़ा बन रहा है, ए भी वस्तु है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए आभासी है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और आभासी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे, है ना। और प्रतिबिंब का आकार तो वस्तु से बड़ा है। और एक चीज़ और देखिए, वस्तु से बड़ा है, साथ ही में वस्तु के सीधा है, मतलब जैसे वस्तु है ए बी ऐसे कैसे है तो सीधा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा। और प्रतिबिंब की स्थिति कौन सी है, तो ये पीछे की तरफ बन रहा है तो इसलिए ये कौन सी हुई, आभासी। तो ये छठी कंडीशन स्पेशल थी इसलिए अलग से अपन ने बनाया। ये 6 स्थितियाँ मैंने आपको समझाई है। वीडियो को आप 2-3 बार देखिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा। वीडियो लंबा हो गया था इसलिए थोड़ा सा उसको मेरे को लास्ट में रेपिडली करना पड़ा। धन्यवाद। इसी प्रकार से आप जो है वीडियो देखते रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे और इसी के वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।